Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is accounting for not-for-profit organizations. रूटीन की अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं और उस अकाउंटिंग के अंदर हम हमेशा प्रॉफिट मेकिंग की बात करते हैं, सेल्स की, सीजीएस की, एक्सपेंसेस का, रेवेन्यूज़ का डिफरेंस, और हम हर वो चीज़ करना चाहते हैं कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस टाइप्स हमने पढ़ी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन, और उसके बाद फिर हमने फोकस रखा थ्रू आउट दिस डिग्री कॉरपोरेशन पर, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू प्रॉफिट मेकिंग की जा सकती हैं। और यही मेन हमने पर्पस भी पढ़ा, फीचर पढ़ा। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दो मेन फीचर्स हैं, एक रिस्क है और दूसरा प्रॉफिट मेकिंग है। तो इन्हीं दो कामों पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलती है। अभी चूँकि हम कह रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस नहीं कर रही, ये सम सॉर्ट ऑफ वेलफेयर कर रही हैं, और इसके नतीजे में इनके पास जो भी अमाउंट आ रही है उसको हम एज वो सेल्स के नतीजे में नहीं आ रही, तो उसको हम टिपिकल जो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू होता है उस तरह से अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या इसके होने वाले एक्सपेंस इसलिए नहीं हो रहे कि इन एक्सपेंसेस के नतीजे में पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई बेनिफिट आएगा। जैसे हम रूटीन में सीजीएस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम कहते हैं सीजीएस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस, और अब इस प्राइस पे चीज़ें बेचकर तो हमारे पास सेल्स आएगी, उसको हम एज रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे भी हम सेल कर रहे होंगे, लेकिन हम प्रोबेबली किसी एनजीओ की मेंबरशिप सेल कर रहे होंगे, और उसके नतीजे में हमारे पास जो अमाउंट आ रही है उससे हम वेलफेयर का कोई काम कर रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कोई पैसा नहीं बना रही होगी उससे पर्टिकुलरली। तो ये डिफरेंस है बेसिकली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मतलब डिफरेंट हमारे पास, जैसे हेल्थ एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास आप कह लें मस्जिद है या म्यूज़ियम है या चर्च है, या बाकी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस तरह की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में थोड़ा ऑड लग रहा होगा अपने फी स्ट्रक्चर सामने रखते हुए, लेकिन खैर इस बात को हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। बट रूटीन में जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का अपने माइंड में ला सकते हैं, लाइक अखुवत है, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वेल नोन है, वर्ल्ड वाइड वेल नोन है। अल खिदमत है, अभी रिसेंट कोरोना क्राइसिस में इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ईथी साहब की जो है वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। देन शिपा है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेशल बच्चों के लिए या स्पेशल लोगों के लिए बनी हुई हैं, उनको हेल्प आउट करती हैं। जैसे एलआरबीटी है, जैसे मुगलाई हॉस्पिटल है। ये दो बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को ट्रीट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कॉस्ट पे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी तरीके से जैसे जहाँ आरा फाउंडेशन स्कूल्स हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को और जो स्पेशल केयर रिक्वायर करते हैं जो बच्चे, उनको डील करते हैं। जैसे हमजा फाउंडेशन है हमारे पास, वो यूजुअली डेफ एंड डम बच्चों को ट्रीट करते हैं। और ये सारे स्कूल्स और सारी ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली कोई फ़ी चार्ज नहीं करते, कुछ सर्विसेज फ़ी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़। तो ये सारी की सारी हमारे पास एक एग्जांपल्स कुछ मैंने आपको दी हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की। तो जब हमने इनको कैटेगोरिकली अलहदा कर लिया कि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक बिजनेस का जो एक कोर फीचर है प्रॉफिट मेकिंग, वो तो इसमें से निकल गया, तो इसका मतलब है ये रूटीन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो जिसमें रूटीन की अकाउंटिंग अप्लाई होती है। तो इसका मतलब है इसमें भी रूटीन की अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होगी। जब मैं कह रहा हूँ रूटीन की अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट की नेचर बदल जाएगी, या एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, या इस तरह के आपके जो भी अकाउंटिंग हेड्स हैं उनकी नेचर बदल जाएगी। ट्रीटमेंट वैसी रहेगी, एसेट है तो डेबिट है,
और एसेट जा रहा है तो क्रेडिट है, और इंक्रीज हो रहा तो डेबिट है। इसी तरीके से लायबिलिटी के रेफरेंस में भी है, इसी तरीके से एक्सपेंस और इनकम, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। रूटीन से हट के जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि इन पे रूल्स अलग से अप्लाई होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी भी आगे दो तरह की टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं प्राइवेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, और एक हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑन्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो गवर्नमेंट ऑन्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन पे GASP अप्लाई होता है, ठीक है। और जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे FASP अप्लाई होता है। जो FASP से हम ऑलरेडी वेल अवेयर हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और उसके भी कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं जो इस पे अप्लाई होंगे। तो चूंकि इनकी नेचर डिफरेंट होती है, क्योंकि ये कुछ चीज़ बेच नहीं रहे होते, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव कर रहे होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस जब रिसीव करते हैं तो वो बड़ी वॉलंटियर किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं। कभी कोई दे देगा, कभी कोई नहीं देगा, कभी कोई ज़्यादा देगा, कभी कोई कम देगा। तो कोई बहुत सेट पैटर्न नहीं होता कि आपका कोई रेवेन्यू मेकिंग या प्रॉफिट मेकिंग कोई टारगेट है। रूटीन में जब हम लोग देखते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डोनेशंस और चैरिटी का, तो हम तो कहते हैं कि ये जो चैरिटी और जो डोनेशन कर रहे हैं इसको तो हम टैक्स पर्पस के लिए भी इसको नहीं ट्रीट करेंगे, ये एक्सपेंस में से नहीं होगा लेस। जो आप लोगों ने टैक्स के भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, और इंटरमीडिएट अकाउंटिंग में भी हमने डेफर टैक्स के अंदर ये बात डिस्कस की थी। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, और जो उसको कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम कहते हैं कि जो चैरिटी मिल रही है, जो डोनेशन मिल रही है इस ऑर्गेनाइजेशन को, या ऑर्गेनाइजेशंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अपनी मेंबरशिप रख लेती हैं, तो उस मेंबरशिप के अगेंस्ट जो पैसे मिल रहे हैं तो उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद अब जब ये कॉन्ट्रीब्यूशंस आ गई हैं तो अब इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को उन्होंने कहीं स्पेंड करना है। तो जो इनकी स्पेंडिंग है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करके या गुड्स बेच कर, उसके लिए नहीं है। ये वेलफेयर पर्पस के लिए अब स्पेंड होगा आगे, ठीक है। और इसी तरीके से ऑनरशिप इंटरेस्ट जो है जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे इक्विटी, मैंने बाकी सारे हेड्स की बात की, लेकिन मैंने आपसे कैपिटल और इक्विटी की डिस्कशन नहीं की अपनी सारी इस गुफ्तगू में। तो इसमें वो वाला ऑनरशिप राइट नहीं होता, ऑनरशिप इंटरेस्ट नहीं होता जैसे बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। आप एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करते हैं और जो बाकी जो भी बच के आप कहते हैं जी ये इक्विटी है, इस पर ऑनर्स का क्लेम है। तो बेसिकली ये 3 डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन ही इनका रेवेन्यू है मेनली, राइट। और इसी तरीके से जो इनके एक्सपेंस हैं ये रूटीन के बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, जिनके नतीजे में हम कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई रेवेन्यू या कोई ना कोई प्रॉफिट मेकिंग एक्सपेक्ट करें। और तीसरा हम कह रहे हैं जो बहुत मेजर डिफरेंस है कि इसमें ऑनरशिप इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ द रूल्स। तो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन पे FASP के रूल्स होंगे, और जो गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पे GASP के रूल्स होंगे। और इसके अलावा फिर अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। चूँकि ये रूटीन से हटकर है तो हमारे पास रूटीन की इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगी। देखें ना, जब प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं करना तो इनकम स्टेटमेंट क्यों बनेगी। इनकम स्टेटमेंट होती है आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस के फ्लो को चेक करने के लिए, और उसके नतीजे में उस पूरे टाइम पीरियड में आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो financial performance we always refer to either loss or profit or break even। तो हम तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ब्रेक इवन की बात यहाँ पे कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि ये तो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ से पैसे पकड़ती है और उन्हीं पैसों को आगे मुस्तहिकीन पर या जो भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं उनके रेफरेंस में इनको स्पेंड कर देती है। तो यहाँ पे हम रूटीन की जो है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाते हैं। बेसिकली मैं आपसे इसके एसेट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे जो एसेट्स हैं ना वो 3 तरह के एसेट्स हैं हमारे पास। एक हम कहेंगे परमानेंटली, 2 तरह के आप कह लें, फिर उसके बाद मैं उसको और कैटेगराइज करता हूँ। एक है रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स, उनके टाइप है रिस्ट्रिक्टेड एसेट, और एक है नॉन रिस्ट्रिक्टेड एसेट।
आप प्रिसाइजली इसको समझें, और इससे ज़्यादा इसमें समझने वाली बात भी नहीं है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स वो हैं जिनके बारे में डोनर ये डिसाइड करता है, बताता है कि ये इस काम के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गजाली एजुकेशन ट्रस्ट है एक, जैसे उसमें मैंने कुछ देर काम भी किया एज मैनेजर फाइनेंस। तो वहाँ पे जो डोनेशंस आती थी, बेसिकली इनके स्कूल हैं रूरल एरियाज में, पंजाब में स्पेशली कोई 300-400 स्कूल्स हैं। तो वहाँ पे जो डोनेशन आती थी, तो वो बड़ा क्लियरली लोग मेंशन करते थे कि ये डोनेशन है और ये ज़कात के पैसे हम आपको दे रहे हैं। अब आपको पता है ना, ज़कात के तो मसारिफ हैं कुछ, वो उनके अलावा कहीं और स्पेंड कर नहीं सकते। और जो डोनेशन है वो, ठीक है जी, डोनेशन दे रहे हैं, आपका जो भी काम है, जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आप उसमें लगा दें। तो जो वो डोनेशन दे रहे हैं कि जी ये डोनेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप इसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें, दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड एसेट। ठीक है, जो डोनेशन हमारे पास आती हैं हम उनको एसेट कहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड एसेट। और अगर वो ज़कात दे रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड एसेट है ओनली टुवर्ड्स द मसारिफ ऑफ ज़कात, कि ये मसारिफ हैं जिन पे वो लग सकता है। अब मैं ज़कात से हट के आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा कहता है कि जी मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ फलाने गांव में स्कूल बनाने के लिए, ये 10 लाख है किसी एक पर्टिकुलर गांव में स्कूल बनाने के लिए। अब वो 10 लाख रुपए जो है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड एसेट है। वो रिस्ट्रिक्टेड एसेट इसलिए हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर गांव में स्कूल की तामीर के लिए आए हैं, आप उसको कहीं और जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। और एक और डोनर है, वो कहता है जी मैं आपको पैसे दे रहा हूँ आपके जो भी स्कूल्स चल रहे हैं उनके लिए, तो वो नॉन रिस्ट्रिक्टेड एसेट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो रिस्ट्रिक्टेड है ना, इसमें दो टाइप्स हैं, परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स एंड टेम्परेरली रिस्ट्रिक्टेड एसेट। ठीक है, जो परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड एसेट होता है ना, वो तो ये होता है कि डोनर कहता है कि ये इसी काम के लिए और इसके अलावा किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो नहीं सकते। यानी कि जैसे मैं कहता हूँ उसने किसी गांव में स्कूल बनाने के लिए भेजे हैं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ इस बात को। मैं कहता हूँ डोनर ने कहा है किसी गांव में स्कूल के लिए ज़मीन खरीदने के लिए ये पैसे हैं, तो वो पैसे 10 लाख जो है वो ज़मीन खरीदने पे लगेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि अच्छा हम जो है ना स्कूल के लिए जो है वो फर्नीचर खरीद लेते हैं इस 10 लाख में से, या स्कूल क्या कोई कुछ और काम, स्कूल बच्चों के यूनिफॉर्म्स बुक्स वगैरह कर लेते हैं। ये परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड है, ये उसके उस प्रोजेक्ट की लैंड के लिए भेजा गया, ये परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। और एक टेम्परेली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि जो थोड़ी देर के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं लेकिन बाद में आप उनको चेंज कर सकते हैं उसी प्रोजेक्ट में कहीं और। ठीक है, सेम प्रोजेक्ट में कहीं और ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो पर्पस रिस्ट्रिक्शन हो सकती है या टाइम रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका ये डिसाइडेड है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मीट हो रहा ड्यू टू सो मेनी अदर थिंग्स, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए, कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, कोई नेचुरल डिजास्टर, कुछ भी ड्यू टू एनी रीजन, इतने टाइम तक अगर हम इसको इस पर्पस के लिए कंज्यूम ना कर सके तो फिर हम इसको चेंज करके कहीं और यूज कर लेंगे, राइट। ये टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन बाय टाइम, और सॉरी हाँ बाय टाइम है। और बाय पर्पस ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि स्कूल के लिए आया है 10 लाख, अगर लैंड के लिए है तो परमानेंट रिस्ट्रिक्शन है, अगर वो कहे फलाने स्कूल के फलाने गांव के स्कूल के लिए है तो वो 10 लाख रिस्ट्रिक्टेड है बाय पर्पस। तो बाय पर्पस वो स्कूल है। अब आप उस 10 लाख से स्कूल का यूनिफॉर्म लें, स्कूल की बिल्डिंग बनाएं, अगर लैंड लेना चाहते हैं वो लें, कोई भी मतलब कोई गवर्नमेंट से मंजूरी के लिए कोई खर्चा आता है तो स्कूल के रेगुलराइजेशन के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो प्रिसाइजली मैं रिपीट करता हूँ, देयर आर टू mainly there are two types of assets for a non-profit making organization: restricted assets and non-restricted, unrestricted assets, right? Further, we have two types of restricted assets: permanent restricted assets and temporarily restricted asset. ठीक है, so I hope ये यहाँ तक क्लियर है।